वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग स्कूल में जो मंथली टेस्ट हुआ था जून मंथ का, उसका इस वीडियो में हम लोग सलूशन करेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठेंगे, और जिनके पास नहीं है वो ध्यानपूर्वक देखेंगे, और जो आपको उसमें मेन पॉइंट लगता है कि पूछेगा और जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको स्टार मार्क कराते रहेंगे, तो आप उसको कोई नोट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो क्रीमिया युद्ध में ये रूस हार जाता है, इसकी पराजय हो जाती है। इसमें लड़ कौन रहा था? लड़ाई किसके किसके बीच में हो रहा था? तो इसमें रूस था। रूस हारा है तो रूस तो रहेगा ही रहेगा, और एक फ्रांस था, इंग्लैंड था, और तुर्की भी था। लेकिन हारता कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा सेना और इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था विपक्षी दलों की तरफ से? तो रूस कर रहा था, और रूस इसमें क्या होता है? पराजय हो जाता है, हार जाता है। ये क्रीमिया का युद्ध लड़ा कब गया था? तो 1853 से लेकर के 1855 के बीच में लड़ा गया था क्रीमिया का युद्ध। तो ये भी आपसे पूछता है कि क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1855 में लड़ा गया था। ये क्रीमिया है कहाँ? तो ये रूस में एक क्षेत्र है। कौन सा? क्रीमिया का क्षेत्र। अभी हाल फिलहाल उसका बहुत चर्चा है, क्रीमिया और रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो बोल्शेविक क्रांति को हम सब अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं कि हाँ, अक्टूबर की क्रांति हुआ था। ये अक्टूबर की क्रांति हुआ कब था? 1917 में हुआ था, और इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं कि बोल्शेविक क्रांति। अच्छा, इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया जा रहा था। लेनिन, इसका पूरा नाम क्या था? वोलोदिमिर इवानोविच लेनिन। तो लेनिन के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ये 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ये सोवियत संघ क्या था? जो अभी आप रूस देख रहे हैं उसी का पुराना नाम क्या था? USSR। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये जब टूटा था तो ये 15 देशों में टूट गया था, बिखर गया था। फिर भी आज विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। तो उस समय सोचिए कि कितना बड़ा ये देश रहा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो मंथली टेस्ट हो रहा है लगभग क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? आप लोगों को पता है कि जार का मतलब क्या होता है? जार का मतलब होता है सम्राट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? राजा। जैसे हमारे यहाँ राजा बोलते हैं, वहाँ उसको क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। जार निकोलस द्वितीय, जार प्रथम, जार अलेक्जेंडर। तो ऐसे कर करके वहाँ राजा को संबोधित किया जाता था। तो अभी तो राजशाही खत्म हो चुका है और एक तंत्र आ चुका है, या लोकतंत्र बोल सकते हैं इसको, तानाशाही भी कह सकते हैं, जिस प्रकार का भी समय वहाँ चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, निकोलस द्वितीय। अगर पूछेगा कि भारत में जार का अर्थ क्या होता है, तो जार का अर्थ बर्तन ही होता है, क्योंकि भारत में पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि जार का अर्थ होता है, तो आप लोग क्या दीजिएगा आंसर कि हाँ, जार का अर्थ क्या होता है? राजा होता है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? ये स्टालिन बनता है। अच्छा, स्टालिन ये भी पूछता है कि स्टालिन का अर्थ क्या होता है? तो स्टालिन का अर्थ एक स्टील होता है। स्टील यानी कि स्टील मैन, अपने आप को वो स्टील मैन बोलता था। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ट्राटस्की इसका एक बहुत बड़ा क्या था? समर्थक था लेनिन का। लेकिन स्टालिन क्या करता है? ट्राटस्की को मरवा देता है, और खुद ब खुद क्या बन जाता है? ये शासक बन जाता है। और ये लेनिन की मृत्यु कब होता है? तो 1924 में ही क्या हो जाता है? इसका मृत्यु हो जाता है, और 1924 में स्टालिन रूस का शासक बन जाता है, USSR जिसको हम बोल सकते हैं। और केरेंस्की कौन था? तो जब क्रांति हो रहा था, कहाँ बोल्शेविक क्रांति वहाँ उभर रहा था, तो उसी समय केरेंस्की क्या बनता है? वहाँ का राजा बनता है, और केरेंस्की को वहाँ से हटाया था कौन? लेनिन। उसका लेनिन फिर वहाँ का शासक बनता है। विश्व में पहला बार ऐसा हो रहा था कि जहाँ एक मजदूर किसी देश पर शासन करने वाला था। तो ये बहुत बड़ा ही इवेंट था, बहुत बड़ा घटना था, जिसको हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है 10th क्लास में।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के साथ किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच में ये कब हुआ था? तो 1917 में ही हुआ था। 1917 में जब आप लोगों को पता होगा कि निर्वासित कर दिया गया था लेनिन को, तो लेनिन को सहायता किया था जर्मनी, और जर्मनी भेज दिया था कहाँ? रूस में। और रूस में जाकर के लेनिन ने क्रांति किया, और क्रांति करने के बाद वहाँ का सत्ता अपने हाथ में रखा और युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया लेनिन, क्योंकि उसको सपोर्ट किया था जर्मनी, और जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था कौन? रूस। तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि उसके साथ हुआ था। किसके किसके साथ? तो रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूस में जार का अर्थ होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या रूस में पूछेगा, अगर जार का अर्थ पूछेगा तो ये बर्तन हो जाएगा, और रूस में पूछेगा कि जार का अर्थ क्या होता है, तो ये रूस का सम्राट होता है। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है तो ये भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, तो ये कहाँ होगा? भारत में भी है और यूएसए में भी है। कौन सा? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा एक मिनट, और स्विट्जरलैंड, तो यहाँ भी संघात्मक व्यवस्था है, और ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक व्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ए नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। इनमें से सभी, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीनों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुआ था? तो ये पटना नगर निगम का स्थापना हुआ था। और पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? 1952 में पटना नगर निगम का स्थापना हुआ था। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में। तो आप इसको कहीं लिख लीजिएगा, 1952, 1952, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान ये सरपंच होता है। और आप लोगों को पता होगा कि सरपंच का चुनाव कितने जनसंख्या पर होता था? ये 7,000 की जनसंख्या पर क्या होता है? सरपंच का चुनाव होता है, और मुखिया का भी चुनाव उतना ही पर होता है। और पंच का चुनाव कितने जनसंख्या पर होता है? तो ये 500 की जनसंख्या पर पंच का चुनाव होता है। और ये न्याय मित्र कौन होता है? तो बिहार सरकार के द्वारा एक सहायक को नियुक्त किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्याय मित्र कहते हैं। और ये न्याय मित्र का काम क्या है कि जो कागजात है, जो कचहरी में कागजात है, ग्राम कचहरी में, उसका देख रेख करना और उसकी देखभाल करना। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सरपंच। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 क्या है? राज्य हैं। और कौन कौन से राज्य कैसे कैसे बना था, तो 3 पढ़ना है हम लोगों को। तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसको देख लेंगे, और बहुत बार बता चुके हैं तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ये सभी क्या है? तो ये राज्य हैं, यानी कि राज्य का एक अपना सरकार होता है, लेकिन केंद्र का क्या होता है? ये केंद्र सरकार के द्वारा शासित प्रदेश होता है, क्षेत्र होता है, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। शॉर्ट में बोले तो इसको यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था, जर्मनी का ट्रियर नगर। क्वेश्चन नंबर और कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा। और इसके पिता का नाम क्या था, पत्नी का क्या नाम था, और इसका एक मित्र भी था, उसका भी नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरपंच का निर्वाचन कौन कराता है? तो सरपंच का निर्वाचन कौन करवाएगा? इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है, क्योंकि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और सरपंच का चुनाव कितने जनसंख्या पर होता है? 7,000 की जनसंख्या पर होता है। और 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत की भी चुनाव होता है। तो ग्राम पंचायत में कौन चुनता है? ग्राम प्रधान को, यानी कि मुखिया को कौन चुनता है? ग्राम के सदस्य।
तो जो सभी ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं क्या वो वहाँ के जनता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ग्राम सभा के सदस्य। यानी कि जो ग्राम में रह रहे हैं लोग हैं वो सभी क्या करेंगे, सरपंच को चुनेंगे, डायरेक्ट वोट दे करके चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिला परिषद का कार्यकाल क्या है। तो जिला परिषद का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्षों का होगा। जो भी कार्यकाल पूछेगा 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन अगर चुनाव के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पूछे तो 6 वर्ष है, और 6 वर्ष है, और किसका 6 वर्ष है, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका भी कितना वर्ष का होता है, ये 6 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य अपना प्यारा बिहार है, ये बिहार है। और सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये गोवा का सबसे अधिक है, और सबसे कम किसका है, ये बिहार का है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान तृतीय सेक्टर का है, यानी सेवा क्षेत्र का है। टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तीनों एक ही है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। मान लीजिए आपका आय है 15 लाख, आपने उपभोग कर दिया 13 लाख, तो इसका अंतर यानी कि इसका घटाव, तो बच गया आपके पास 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या है, आपका ये बचत है। तो आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, ये बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो ये 1868 में ये प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था प्रथम बार। और इन्होंने कितना बताया था कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय है भारत का। कौन, दादा भाई नौरोजी। एक किताब लिखे थे इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिस्ड रूल इन इंडिया नामक बुक लिखे थे, और उसी में इन्होंने ये सारा विवरण दिया था। कौन, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो भारत में कौन करता है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये राष्ट्रीय आय का गणना करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत का ये केंद्रीय बैंक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है, सभी बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो ये रेगनर नर्स के द्वारा गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन किए थे, गरीबी के दुष्चक्र को बढ़िया से डिफाइन किए थे। और इसी क्रम में इन्होंने कहा था कि गरीबी को जन्म देता है। उसी के आधार पर इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र को परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। BKRV राव इन्होंने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, जो कि क्या बहुत ही प्रशंसनीय था और विश्वासी था। PC महालनोबिस कौन थे और इनको क्या बोला जाता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 स्टूडेंट ही बता पाते हैं। अगर लिखने में शर्म आ रहा है तो शर्माइए मत, जो आता है आपको बढ़िया से लिखिए। नहीं पता है किताब में देख लीजिए, उसके बाद लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है। तो एंथ्रासाइट कोयला का एक सर्वोत्तम प्रकार है। और आप
क्या करिए, ये एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। यानी कि सबसे अच्छा कोयला कौन है, प्रथम दूसरा नंबर में और तीसरा नंबर में और चौथा नंबर में कौन है। चौथा में आप लोगों को पता होगा कि पीट है और पहला क्या है, एंथ्रासाइट है। तो आप लोग ये दोनों के बीच में कौन कौन आएगा, इसको आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। चूना पत्थर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पेट्रोलियम। चूना पत्थर क्या है, तो ये इस किसका कच्चा माल है, तो ये चूना पत्थर सीमेंट का कच्चा माल है चूना पत्थर। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ये तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ये शरावती नदी परियोजना कहाँ है, ये कर्नाटक में है। हीराकुंड कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और किस नदी पर है, ये लोग आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कौन, तो दुधवा। और पश्चिम बंगाल में आप लोगों को पता होगा, और हिमाचल प्रदेश में भी है, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो बॉक्साइट का प्रयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का कच्चा माल है, यानी कि ये क्या है, ये एक प्रकार का अयस्क है, किसका, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 में ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। और बेटलैंड कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। 1972, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं। और आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं 2 फरवरी को, और इसी के कारण। तो ये इतना आप लोगों को नहीं जानना है, बस जो लिखे हैं उतना ही जानिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड कहाँ है, महानदी पर है। और महानदी कहाँ है, ये उड़ीसा में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये कौन है, मयूर है, मोर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, यह आप लोग लिख करके बताइए। लेकिन वो सब पूछता नहीं, बस इतना ही पूछता है, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो ये कैंसर की दवाई में बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, टैक्सोल नामक रसायन। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये एक प्रकार का पौधा है, हिमालयन यव। हिमालयन यव, और हिमालयन यव से ही इसको निकाला जाता है, किसको, तो टैक्सोल नामक पदार्थ को निकालते हैं और इससे इसकी दवा बनाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, ये तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और कल हम लोग क्या करेंगे, जो और बचा हुआ है टेस्ट का, तो जो क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है टेस्ट का एक और है मेरे पास। लेकिन अगर आप लोगों के पास और भी पेपर है तो आप लोग हमको ऑफलाइन क्लास में दे दीजिएगा और हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे।